हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम फार्माकोलॉजी का एनेस्थेसिया पार्ट लेके आ रहे हैं। एनेस्थेसिया का मतलब क्या होता है? तो एनेस्थेसिया का मतलब होता है कि औषध ड्रग्स जो सर्जरी के समय में यूज आए। क्यों यूज आए? तो हमारे स्मॉल बॉडी पार्ट को नम करने के लिए। तो नम कैसे होता है? तो ये इसका कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, डायनेमिक्स होता है। सारे प्रोसेस हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लोकल एनेस्थेसिया होता क्या है? तो लोकल एनेस्थेसिया मेनली सर्जरी में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? तो उस पार्टिकुलर पार्ट को नम करने के लिए। नम करने से क्या फ़ायदा है? तो वो जब सर्जरी के दौरान क्या होगा, वो पार्ट में क्या होगा, फीलिंग कम हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगा और क्या होगा, ये ऑपरेशन करने में इजी होगी। तो पैरालाइज क्या वो हमेशा के लिए होगा? तो नहीं, ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है। इसका कहने का क्या मतलब है कि ये थोड़ी देर के बाद क्या फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोकल एनेस्थेसिया देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण वो वहाँ पे नमनेस हो जाता है। ठीक है। अब बोल रहा है कि सबसे पहला एनेस्थेसिया कौन था? तो कोकीन है जो सबसे पहला एनेस्थेसिया है। तो हम इसे कैसे कैसे दे सकते हैं? तो इंट्राडर्मिनल भी दे सकते हैं, सबकुटेनियस भी दे सकते हैं, इंट्राथेकल भी दे सकते हैं। इंट्राथेकल कहने का क्या मतलब है कि हम इंजेक्शन देंगे कहाँ पे? स्पाइनल कोड में। ये जो नोट्स है ये क्या है? ओवरऑल नोट्स है, मतलब समरी टाइप का है। फिर हम बुक से भी पढ़ाएंगे जिससे आपको क्या हो जाए, पूरी तरह बातें क्लियर हो जाए। अब बेसिक ऑफ फार्माकोलॉजी 3 तरह का होता है, 2 तरह का होता है ये एनेस्थेसिया। एक तो आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है। वो क्या करता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर सकता है, इसलिए वो इफेक्टिव होता है और वो ऑब्जर्व होता है हमारे बॉडी के द्वारा। लेकिन क्या है, जो आयोनाइज्ड फॉर्म कहने का क्या मतलब है कि ये है जो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ज़्यादा इफेक्टिव अनआयोनाइज्ड है। क्यों? क्योंकि वो पेनिट्रेट कर सकता है सेल मेम्ब्रेन से, लेकिन जो आयोनाइज्ड फॉर्म है ना, वो पेनिट्रेट नहीं करता है। ठीक है। और जो लोकल एनेस्थेसिया है वो मेनली वीक बेस होता है। और आयोनाइज क्या होता है, इफेक्टिव होता है। और नॉन आयोनाइज क्या होता है, अनआयोनाइज क्या होता है, इफेक्टिव होता है। और जो आयोनाइज्ड हो जाता है वो नॉन इफेक्टिव होता है। ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है कि अफेरेंट नर्व फाइबर को क्या कहते हैं? पेन फाइबर कहते हैं। लोकल एनेस्थेसिया प्रिवेंट करता है बोथ द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व एक्शन पोटेंशियल एंड ब्लॉक सोडियम चैनल बाय फिजियोलॉजी ब्लॉकिंग द ट्रांसमेम्ब्रेन पोर इनसाइड दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम डज नॉट रिसीव पेन। ये कह रहा है कि ये मेरे लिए मोआ बता रहा है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रहा है कि कैसे लोकल एनेस्थेसिया प्रिवेंट करता है क्या एक्शन पोटेंशियल को जनरेशन और कंडक्शन में। कैसे ये कंडक्शन को ये ब्लॉक करता है? तो ब्लॉक करता है ये सोडियम चैनल को। ठीक है। कैसे? तो ट्रांसमेम्ब्रेन पोर इनसाइड को फिजियोलॉजिकली प्लग करके, मतलब बंद करके, जिससे क्या होता है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो पेन को रिसीव नहीं करता। तो इसका सीधा मतलब ये है कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने से रोकता है। कैसे? तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करके। ठीक है। ये है इसका क्या मोआ है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब क्या कर रहा है, लोकल एनेस्थेसिया वर्क ऑन एवरी नर्व, सब पे वर्क करता है। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा किस पे करता है? तो नोसिसेप्टर पे, फिर सिंपैथेटिक पे, फिर टेम्परेचर पे और उसके बाद मोटर फाइबर पे। ये स्मॉल फाइबर पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन लार्ज फाइबर, और माइलिनेटेड पे ज़्यादा होता है देन नॉन माइलिनेटेड। ठीक है। अब नेचुरल लोकल एनेस्थेसिया क्या होता है, जो नेचुरली बने हैं, कौन कौन से होते हैं? तो पफर फिश होता है। पफर फिश क्या करता है, सेक्रिएट टेट्राडोटॉक्सिन करता है। पफर फिश क्या करता है, टेट्राडोटॉक्सिन करता है। ये क्या करता है, हमारे सोडियम चैनल को क्या कर देता है, बाहर से ब्लॉक कर सकता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? तो इससे हमें हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, कन्फ्यूजन होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन होगा, और कभी कभी क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। तो अगर आप एनेस्थेसिया दे रहे हैं तो हमें क्या केयर करना पड़ता है? तो सबसे पहले एनेस्थेसिया देने के पहले हमें बीपी चेक करना पड़ता है। टाइप ऑफ लोकल एनेस्थेसिया कौन सा है? तो लिग्नोकेन है। लिग्नोकेन को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? लिडोकेन काइन भी कहा जाता है। ये क्या होता है, इसका रिपीट इंडक्शन होता है, मीडियम ड्यूरेशन होता है और गुड टिश्यू पेनिट्रेशन होता है।
ये मेनली वेरी बहुत कॉमन है और एंटी एरेथमिक में दिया जाता है। कौन सा? लिग्नोकाइन। लिग्नोकाइन याद रखिएगा, कौन सा? लिग्नोकाइन। कौन सा? लिग्नोकाइन। ठीक है, कौन सा याद रखिएगा? कौन सा? तो लिग्नोकाइन याद रखिएगा। ये एनेस्थेसिया है जो फास्ट इंडक्शन करता है मीडियम ड्यूरेशन में और टिश्यू को पेनिट्रेट सही करता है। ठीक है, चलिए आते हैं टाइप ऑफ एनेस्थेसिया। 2 टाइप का होता है, जनरल एनेस्थेसिया और लोकल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया है जो पूरे बॉडी के मूवमेंट को लॉस कर देता है, लेकिन ये क्या करता है? लोकल एनेस्थेसिया स्पेसिफिक ऑर्गन। याद रखिएगा, लोकल मतलब स्पेसिफिक ऑर्गन और जनरल मतलब पूरे बॉडी के मूवमेंट को वो क्या कर देता है? लॉस कर देता है। अब इसके 4 स्टेज होते हैं। कैसे कैसे क्या होता है? तो पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? पीरियड इन बीच पेशेंट गोज फ्रॉम द, इसमें क्या होता है? पीरियड इन बीच पेशेंट गोज फॉर्म ऑफ स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस टू स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस। इसका क्या मतलब हुआ? इंडक्शन में क्या हो गया कि जो पेशेंट है ना, जो कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस में जाने लगा। मतलब क्या होगा कि इसमें पेशेंट है जो होश में है बट वो धीरे धीरे बेहोशी की ओर जाने लगा। उसके बाद एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में क्या होता है कि उसका क्या हो जाता है? एक्साइटमेंट बढ़ जाता है इन इनवॉलेंट्री मसल, जिसके कारण क्या होता है? बीपी और हार्ट बीट बढ़ जाता है। सर्जिकल एनेस्थेसिया। तीसरा में क्या? पहला में इंडक्शन था, दूसरा में एक्साइटमेंट था, तीसरा में क्या है? सर्जिकल एनेस्थेसिया। देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन मसल टोन एंड रिफ्लेक्स। क्या होता है कि उसका क्या होता है? ये मसल टोन डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है? पेशेंट इज फुल्ली अनकॉन्शियस अंडर नॉर्मल ब्रीदिंग। मतलब क्या हो जाएगा कि मसल टोन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाने से पेशेंट क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस हो जाएगा, लेकिन उसका ब्रीदिंग क्या होगा? नॉर्मल होगा। चौथा क्या है? मेडुलरी पैरालिसिस। पहला इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? वो कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में जाने लगता है। दूसरा एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट बढ़ जाने से क्या होता है? उसका बीपी और हार्ट बीट बढ़ जाता है। सर्जिकल। तीसरा सर्जिकल एनेस्थेसिया। सर्जिकल एनेस्थेसिया में क्या होता है? उसका मस्कुलर टोन डिक्रीज होता है, जिसके कारण क्या होता है? नॉर्मल ब्रीदिंग में भी वो क्या होता है? फुल्ली अनकॉन्शियस हो जाता है। चौथा क्या है? मेडुलरी पैरालिसिस। मेडुलरी पैरालिसिस में क्या होता है? रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर फेलियर ऑकर हो जाता है। इसलिए इफ़ पेशेंट डज नॉट रिसीव क्विकली, इसमें ये है कि अगर ये सही से अगर नहीं किया जाए तो क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर फेलियर भी हो सकता है। अब ये जो लोकल एनेस्थेसिया उसको ग्रुप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है? आईवी एजेंट होते हैं। आईवी एजेंट क्या करते हैं? तो ड्रग फॉर प्रोड्यूसिंग अनकॉन्शियसनेस। ये इसमें क्या होता है? ये अनकॉन्शियस प्रोड्यूस करते हैं और ये कितने ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो इसमें कौन कौन सा ड्रग्स दिया जाता है? तो इटोमिडेट। एटोमिडेट ये क्यों दिया जाता है? जब जॉइंट डिसलोकेशन हो जाता है ना, तो एटोमिडेट दिया जाता है। जॉइंट डिसलोकेशन में कौन सा एनेस्थेसिया दिया जाता है? तो इटोमिडेट। कौन सा? इटोमिडेट याद रखिएगा। और फिर ऐसे गावा जो ब्लॉक करता है नर्व इम्पल्स को, उसको लिए कौन सा दिया जाता है? तब प्रोपोफॉल दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? प्रोपोफॉल। और एक बार्बिटूरेट्स। ये क्या में आते हैं? ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। कौन सा? इटोमिडेट जो जॉइंट डिसलोकेशन में दिया जाता है, प्रोपोफॉल जो मेनली ब्लॉक करता है नर्व इम्पल्स को, और बार्बिटूरेट्स। ठीक है, और ये शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाता है। अब क्या है? इन्हेलेशन। मतलब जो इन्हेलेशन मतलब हम जो सांस से लेते हैं वो कौन कौन सा एनेस्थेसिया है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, एक्सेनॉन है और साइक्लोप्रोपेनेन है। कौन कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड, जिनॉन और साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, ये क्या करता है? इसको हम इनहेल करते हैं। अब क्या है? केटामाइन। केटामाइन क्या है? NMDA। इट मिमिक ग्लूटामाइन, ए एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर फाउंड इन साइनेप्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। थर्ड ग्रुप क्या है? थर्ड ग्रुप में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है? हेलोथेन। हेलोथेन क्या में यूज होता है? तो कार्डिक एराइथेमस में होता है। इसका हाइपोटैक्सोसिटी होता है। क्या? कार्डिक एराइथेमस। और कौन सा होता है? ये सारे होते हैं। क्या है? इनफ्लूरेन, एसोफ्लूरेन, सेरोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन। ये सब क्या होता है? थर्ड ग्रुप में होता है। तो याद करने का क्या तरीका है? तो फ्लूरेन। फ्लूरेन भी नहीं तो रेन याद रखो, एन याद रखो। देखो लास्ट में सारे में क्या है?
एन है, क्या है, एन 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 एन, तो थर्ड ग्रुप में एन होगा। ठीक है, तो सेरोफ्लोरेन का ऐसे पूछेगा ये साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो रीनल टॉक्सिसिटी हो जाता है। हेलोथेन का कौन सा हो जाएगा, तो कार्डिक एराइथेमस हाइपोटॉक्सिसिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं बुक में। अब बुक से समझते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं लोकल एनेस्थेसिया में। लोकल एनेस्थेसिया, सॉरी, चलिए आते हैं लोकल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया के बारे में हम पढ़ते हैं। जनरल एनेस्थेसिया मेनली क्यों होता है, द न्यूरोफिजियोलॉजिकल स्टेट प्रोड्यूस बाय जनरल एनेस्थेसिया हैव 5 प्राइमरी इफेक्ट। कौन से इफेक्ट होते हैं, 5, याद रखिए। एक तो क्या करेगा, ये अनकॉन्शियस करेगा। ठीक है, अनकॉन्शियस करेगा, उसके बाद क्या होगा, एमनेसिया। एमनेसिया मतलब होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर एनाल्जेसिया, पेन को डिक्रीज करेगा। इनहिबिशन ऑफ ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। और रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, इसके 5 इफेक्ट है। पहला अनकॉन्शियसनेस, एमनेसिया, एनाल्जेसिया, इनहिबिशन ऑफ ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स और स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, फिर क्या है, इसको ये द मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी रिलाइज ऑन द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रावेनस एंड इनहेल ड्रग्स। मॉडर्न मतलब मॉडर्न प्रैक्टिस में किया गया है, हम लोग बैलेंस एनेस्थेसिया यूज किए हैं। बैलेंस एनेस्थेसिया यूज करने का क्या मतलब है कि कैसे एनेस्थेसिया यूज करें, इंट्रावेनस और इनहेल ड्रग्स दोनों को मिलाकर उसका कंबाइन यूज करें। इसका क्या एडवांटेज है, तो ये क्या करता है, इस साइड इफेक्ट को कम कर देता है। ठीक है, द चॉइस ऑफ एनेस्थेटिक टेक्निक इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ डायग्नोसिस, थेराप्यूटिक एंड सर्जिकल इंटरप्रेशन दैट नीड। अब कैसा एनेस्थेसिया देना है, ये कैसे डिपेंड होगा, तो आपको कैसा डायग्नोसिस हुआ है, थेराप्यूटिक हुआ और कैसा आपका सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ, इस पे देखा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि मॉनिटर केयर कैसे करते हैं। तो मॉनिटर केयर करने के लिए माइनर सुपरफिशियल सर्जरी और इन्वेसिव डायग्नोसिस प्रोसीजर, ओरल और पेरेंटल सेडेसिव कैन बी कंबाइंड विथ लोकल एनेस्थेसिया इन द टेक्निक टर्म कॉल्ड मॉनिटर एनेस्थेसिया केयर। मतलब क्या किया जाता है कि प्रोसीजर और ओरल पेरेंटल सेडेटिव, मतलब जो जिससे कि आप काल्म होते हैं, उसको एनेस्थेसिया के साथ मिक्स कर दिया जाता है, उसको कहते हैं मॉनिटर एनेस्थेसिया केयर। ठीक है, चलिए अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ जनरल एनेस्थेटिक एक्शन। तो मैकेनिज्म में 2 तरह का होता है, एक तो होता है फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स काइनेटिक्स से पहले ऐसे लोकल जान जाते हैं। क्या करता है कि एनेस्थेसिया अफेक्ट करता है न्यूरॉन्स एट वेरियस सेलुलर लोकेशन। मतलब ये कहाँ पे करता है, तो सेलुलर लोकेशन पे करता है। इसका प्राइमरी लोकस क्या होता है, तो साइनेप्स होता है। ठीक है, अब क्या करेगा, प्री सिनेप्टिक एक्शन में अल्टर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, वेयर एंड पोस्ट सिनेप्टिक इफेक्ट में डैमेज में चेंज द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द इम्पल्स एग्जिस्टिंग द साइनेप। मतलब कह रहा है अगर प्री सिनेप्टिक एक्शन हुआ तो ये क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को अल्टर कर देगा। लेकिन अगर पोस्ट सिनेप्टिक इफेक्ट हुआ तो वो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। कैसे, तो एग्जिस्टिंग द साइनेप्स को एग्जिस्ट करके। ठीक है, अब प्राइमरी मॉलिकुलर टारगेट ऑफ एनेस्थेटिक एक्शन क्या होता है, तो ये क्या करेगा, ये मेडिएट करेगा इम्पल्स कंडक्शन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब क्या हो गया, कोलाइज चैनल। कोलाइज चैनल में क्या आता है, गाबा आता है और ग्लाइसिन रिसेप्टर आता है। कौन कौन सा, तो गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड जिसको गाबा कहते हैं, और क्या आएगा, ग्लाइसेमिक रिसेप्टर आएगा। पोटेशियम चैनल में क्या आएगा, तो ये K2P आएगा, Kv आएगा और KATP आएगा, जिसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी इनहिबिटर आयन कहा जाता है। अब इनहिबिटर आयन में कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा, इनहिबिटर आयन्स में हो जाएगा क्लोराइड चैनल और पोटेशियम चैनल। अब आ गया एक्साइटेटरी आयन्स। कौन सा एक्साइटेटरी आयन्स है, तो एसिटाइल कोलिन किसको एक्टिवेट करता है, निकोटीन और मस्कुलिन रिसेप्टर को। ग्लूटामीन और क्या है, काइनेट और क्या है, सेरोटोनिन। ये सब क्या आता है, एक्साइटेटरी आयन्स में आता है। कौन कौन सा, फिर से याद कर लीजिए, एसिटाइल कोलिन के लिए कौन सा है, तो निकोटीन एंड मस्कुलिन। ठीक है, ग्लूटामेट भी आता है और कौन सा है, काइनेट आता है।
काइनेट उसका सेरोटोनिन आता है। सेरोटोनिन में कौन कौन सा होता है, 5-HT2 और 5-HT3 रिसेप्टर। ठीक है, तो दो तरह से होता है, एक तो इनहिबिटरी तो क्लोराइड चैनल और पोटेंशियल चैनल, और एक साइटेटरी आयंस होता है, गावा, ग्लूटामेट, काइनेट और सेरोटोनिन। ठीक, क्या हो गया, ये देखिए इनहेल्ड एनेस्थेसिया। इनहेल्ड एनेस्थेसिया कहने का क्या मतलब है कि जो हम इनहेलेशन से लेते हैं, ये दो तरह का होता है, वोलाटाइल भी होता है और गैसियस भी होता है। जैसा हमने पढ़ा था थर्ड ग्रुप में, जितने भी एन होते हैं वो थर्ड ग्रुप में आते हैं, उसी को यहाँ पे वोलाटाइल एनेस्थेसिया कहा गया। हेलोथेन, इनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन। इसका क्या होता है, वेपर प्रेशर लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए ये कैसा होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। बट जो गैसियस होते हैं जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, जीनॉन और साइक्लोप्रोपेन, इनका जो होता है वेपर प्रेशर हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। जब इसका फार्माकोकाइनेटिक्स जानते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, हमें 4 चीज पढ़ने रहते हैं, आदमी से याद रखिएगा। एक तो ऑब्जर्प्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो इनहेल देना तो ये मेनली ऑब्जर्व कहाँ से होगा, तो लंग के थ्रू होगा। एक्सचेंज कैसे होगा, तो एल्वियोली के थ्रू होगा। तो वही सब यहाँ पे पढ़ना है। तो जो फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, तो ये फैक्टर पे डिपेंड होता है। पहला कि आप कितने कंसंट्रेशन और वेंटिलेशन में इंस्पायर किए हैं। दूसरा सॉल्युबिलिटी, वो कैसे ब्लड से जाके सॉल्यूबल होता है, मतलब उसका सॉल्युबिलिटी हाई रेट हाई है कि लो है। तीसरा कार्डिक आउटपुट, मतलब कि उसके ऑब्जर्व करने के बाद हमारे फ्लो ऑफ ब्लड में कैसे चेंजेज होते हैं, मतलब कि चेंजेज इन द फ्लो रेट ऑफ द ब्लड थ्रू द लंग अफेक्ट द अपटेक ऑफ एनेस्थेटिक गैसेस फ्रॉम द एल्वियोलर स्पेस। अगर क्या है, इंक्रीज द पल्मोनिक ब्लड फ्लो विल इंक्रीज द अपटेक ऑफ एनेस्थेसिया। अगर आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा रहेगा तो एनेस्थेसिया आप ज़्यादा लोगे। ठीक है, तो आपका कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा। अब क्या कह रहा है कि एल्वियोलर वेनस वेंटिलेटर प्रेशर डिफरेंस, मतलब एल्वियोलर में और वेनस पार्शियल में क्या कितना प्रेशर डिफरेंस है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब इस पे डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या आ जाएगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या पे होता है, उसका रिकवरी कितना हुआ है और फिर वो कैसे हो रहा है। तो इसका मैंने 4 प्रोसेस बताया था ना, इंडक्शन स्टार्टिंग था कि जैसे वो चेंज होता है, ये सारे यहाँ पर पढ़ने हैं। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा दिया है, तो पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। चलिए आते हैं थर्मोडायनेमिक में। थर्मोडायनेमिक में क्या होता है कि हम ड्रग्स हमारे पे कितना एक्शन कर रहा है, ये इसमें पढ़ना है। तो यहाँ से पढ़ते हैं। इसमें स्टेजेज होते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है, एनर्जेसिया होता है। और ये क्या पे डिपेंड होता है, कौन सा साइन है, ग्यूडियल साइन है। चलिए ग्यूडियल साइन पढ़ते हैं। स्टेज 1 क्या है, अरे ये तो अभी पढ़ा था ना ऊपर हमने। एनेस्थेसिया में क्या होता है, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में जाता है। स्टेज 2 एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में क्या होता है, उसके बाद सर्जिकल एनेस्थेसिया में क्या होता है और मेडुलरी डिप्रेशन में क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है, एनर्जेसिया। पेशेंट इनिशियली एक्सपीरियंस एनर्जेसिया विदाउट एमनेसिया, मतलब वो क्या करेंगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होने की बजाय वो क्या होंगे, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टेज 2 एक्साइटमेंट। ड्यूरिंग दिस स्टेज पेशेंट अपीयर डिलीशियस एंड मे वोकलाइज बट कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, एमनेसिक हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है, सर्जिकल एनेस्थेसिया। दिस स्टेज बिगिंस विथ स्लोइंग ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट। इसमें क्या होता है, हार्ट रेट ये सब कम होने लगते हैं। चौथा में क्या होता है, मेडुलरी डिप्रेशन। दिस डीप स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया रिप्रेजेंट सीवियर डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरह डिप्रेस हो जाता है, जिसके कारण क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तो एमनेसिया, अनकॉन्शियसनेस, हेलुसिनेशन, ये सब आ सकता है। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं टॉक्सिसिटी। मेनली टॉक्सिसिटी क्या होता है, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होता है, फिर हेमेटोटॉक्सिसिटी होता है। ये क्या है, एक्यूट के लिए लेंगे तो, और क्या होगा, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या है कि ये डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन क्या करता है, तो याद रखिएगा डेंट्रोलिन क्या करता है, कैल्शियम चैनल को रिड्यूस करता है। फिर क्या आंसर हो जाएगा, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाएगा। हेपेटोटॉक्सिसिटी किसके कारण होता है, तो हेलोथेन के कारण होता है। फिर क्या हो जाएगा, कार्किनोजेनिसिटी हो जाएगा। कोई भी ड्रग्स आप याद कीजिए तो उससे पहले उसका क्या याद कीजिए, साइड इफेक्ट याद कीजिए।
साइड इफ़ेक्ट से ही हमें पता चलता है कि कौन से ड्रग्स किसको देना है। ठीक है। इंट्रावेनस एनेस्थेसिया क्या होता है? तो इंट्रावेनस एनेस्थेसिया क्या होता है, हम लोग मॉडर्न एनेस्थेसिया की तरह यूज करते हैं। ये क्या होता है? रैपिड इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया होता है और ये रिप्लेस करता है किसको? इनहेलेशन को। ठीक है। ये बेली क्या करेगा? बैलेंस एनेस्थेसिया की तरह काम करता है। बैलेंस एनेस्थेसिया की तरह काम कैसे करता है? तो ये बहुत सारे मल्टीपल ड्रग्स यूज करते हैं, कोई सेडेटिव के लिए, कोई ये एप्रोइड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग के लिए, जिससे क्या हो जाता है, इसके अनवांटेड इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। सॉरी, इसमें कौन कौन सा आता है? तब प्रोपोफॉल क्या प्रोपोफॉल आता है, अभी बताया था ना प्रोपोफॉल। इसका फार्माकोकाइनेटिक्स में वही मेनली 4 पार्ट पढ़ना पड़ता है आदमी वाले। ठीक है। तो ऑब्जर्व करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा, उसके बाद ऑब्जर्व करेगा, फिर उसको क्या करेगा, वही जो पहले हमने बताया था वही है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग लास्ट में वो जो टेबल है ना उसमें पढ़ेंगे, इसलिए इसका टेंशन मत लीजिए। चलिए वही आते हैं डायरेक्ट। मेले हमें ये पढ़ना है। ये क्या है? तो ड्रग्स कौन कौन सा हम लोग लोकल एनेस्थेसिया में यूज करते हैं? तो 2 तरह का ड्रग्स यूज करते हैं, एक तो अमाइड होता है, दूसरा ईस्टर रहता है। अमाइड में कौन कौन सा होता है? तो लिडोकेन और बुपिवाकेन होता है। याद रखिएगा, अमाइड में क्या होता है, कौन सा होता है? लिडोकेन होता है और बुपिवाकेन होता है। और ईस्टर में क्या होता है? क्लोरोप्रोकेन होता है और कोकीन होता है। क्लोरोप्रोकेन होता है और कोकेन होता है, याद रखिएगा। अब क्या है? लिडोकेन कैसे यूज करता है? तो ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, और बुपिवाकेन भी क्या करता है? सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। अब ब्लॉक करने से क्या हो जाएगा? तो जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है वो स्लो हो जाता है। तो जो लिडोकेन है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। ये मेनली क्या होता है? ट्रॉपिकल होता है, इंट्रावेनस होता है, स्पाइनल, इपिड्यूरल, ऐसा होता है। लेकिन बुपिपेन जो होता है ना, बुपिवाकेन, वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है और इसको टॉपिकली यूज नहीं करते हैं। अब क्या कर रहा है? जो लिडोकेन होता है वो क्या होता है? पेरेंटल होता है। पेरेंटल मतलब कि ये कोई स्पेसिफिक साइट के लिए होता है। इसका ड्यूरेशन 1 to 2 आवर्स होता है, 2 to 4 आवर्स विथ इपिनेफ्रिन। मतलब इसका ड्यूरेशन कितने, लिडोकेन कितने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मतलब 1 to 2 आवर्स के लिए होता है। याद रखिएगा, लिडोकेन कितने के लिए होता है? 1 to 2 आवर्स के लिए होता है, लेकिन इपिनेफ्रिन के साथ दिया जाए तो 2 to 4 आवर्स के लिए हो सकता है। अब टॉक्सिसिटी क्या है? तो वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगा? एक्साइटमेंट कर देगा। अब बुपिवाकेन क्या होता है? ये पेरेंटल दिया जाता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब 3 to 6 आवर्स के लिए होता है। इसका भी टॉक्सिसिटी क्या है? सेंट्रल नर्वस एक्साइटेशन। अब और भी है, कौन सा? प्रिलोकेन, मेपिवाकेन। ये क्या है? इसका जो मोआ होता है ये आइडोकेन की तरह ही होता है। ठीक है। तो डेंटल मेनली पूछेगा कि डेंटल एनेस्थेसिया में हम कौन सा लोकल एनाल्जेसिया यूज करते हैं? तो क्या हो जाएगा? आर्टिकेन। कौन सा? आर्टिकेन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकेन। कौन सा? आर्टिकेन। याद रखिएगा, डेंटल एनेस्थेसिया में आर्टिकेन यूज होता है। मेनली एक्सेप्शनल याद रखना चाहिए। अब ईस्टर क्या है? तो क्लोरोप्रोकेन क्लोरोप्रोकेन में कौन सा होता है? तो इसका भी मोआ क्या है? आइडोप्रोकेन की तरह ही है, मतलब कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा। ठीक है। अब ये क्या है? ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है और कितने, ये बहुत मतलब कि लिडोकेन कितने के लिए था? तो 1 to 2 आवर्स के लिए था, लेकिन क्लोरोप्रोकेन कितने? 30 to 60 मिनट के लिए होता है, और इपिनेफ्रिन के साथ दिया जाए तो ये 60 to 90 मिनट के लिए हो जाएगा। ठीक है। इसका भी टॉक्सिसिटी क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा? एक्साइटेशन हो जाएगा। कोकीन भी सेम होता है, लेकिन ये क्या करता है? सिम्पैथोमिमेटिक होता है। इसका भी सेम ये इफेक्ट होता है, बट ये क्या करेगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन का काम करेगा, और ये टॉपिकल यूज होता है। कैसा होता है? टॉपिकल। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 1 to 2 आवर्स होता है, और इसका
टॉक्सिसिटी क्या होता है? सेंट्रल नर्वस एक्साइटेशन होता है। इसी के साथ ये समाप्त होता है। कुछ ना कुछ तो आपको एनाल्जेसिया के बारे में समझ में आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।